गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 7th ऑफ सितंबर। तो हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल वर्ड। फिल्म पेपर पे न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जितनी ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसी पड़ी है प्लीज़ उसको फुलफिल करो और प्लीज़ कोलैप्स मत होने दो। कि मतलब कि क्यों ये बैक सपोर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस को पाने में ईजिली हेल्प करती हैं जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं। इसी मकसद से इनको बनाया गया था। तो हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर। ट्रिब्यूनल जो एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इंडिया के अंदर है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रिब्यूनल बनते हैं। कोई डिस्प्यूट हो जाए या टैक्स से रिलेटेड हो या कोई भी डिसीजन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से हो, कोई भी डिस्प्यूट है उसके लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है। जो ट्रिब्यूनल का वर्ड है डिप्राइव किया गया ट्रिब्यून्स में से, विच मीन्स मैजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। तो वहाँ से लिया गया ट्रिब्यूनल का वर्ड। तो सब ट्रिब्यूनल के बारे में यही है। ट्रिब्यूनल जो होता है जनरली क्या होता है, एनी पर्सन इंस्टीट्यूशन हैविंग एन अथॉरिटी ऑफ टू जज, एजुकेट करना, डिटरमाइन करना, क्लेम करना डिस्प्यूट को, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है ताकि जस्टिस लोगों को जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ट्रिब्यूनल क्या करती हैं, सेटअप करती हैं, एक तरह से रिड्यूस करती हैं वर्कलोड। किस चीज़ का? कोर्ट का वर्कलोड कम करती हैं ताकि इजी डिसीजन हो जाए। तो कोर्ट का वर्कलोड कम करने में ये मदद करती है। जो हमारे सिस्टम में हायरार्की है, देखो सिस्टम में कैसे हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो मेट्रोपॉलिटन लेवल पे मतलब आपकी सिविल्स कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्रिमिनल सेशन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट पे। ट्रिब्यूनल्स हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होती है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होती है, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल होती है, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं। इंडस्ट्रियल कोर्ट होती हैं, लेबर कोर्ट होती हैं, फैमिली कोर्ट होती है। तो पूरी एक ऐसी हायरार्की है ताकि सबको ईजी जस्टिस मिल पाए और वर्कलोड कम हो पाए और जो डिसीजन हो पाए वो एक्सपीडाइट हो पाए, डिसीजन जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ काम किया गया था इन ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए। ट्रिब्यूनल वॉज नॉट ए ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसका पार्ट नहीं थी। ये 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। याद रखने ऐसे याद रख सकते हो 4 और 2 6 तो 1976 में। एक 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 4 और 4 8 तो 1978 में आया था। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें 2 आर्टिकल ऐड किए गए, आर्टिकल 323A, 323B। 320A है तो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए है। बी जो है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अलावा जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए है। आर्टिकल 323B क्या बोलता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर अथॉरिटी होती है टू प्रोवाइड एस्टेब्लिश ए ट्रिब्यूनल। जो बी वाले में है उसके बाद दोनों के पास अथॉरिटी होती है, सेंटर प्लस स्टेट के पास, सेंटर की पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी ट्रिब्यूनल बना सकते हैं बी के अंदर। अब बात आती है कि कौन कौन सी बना सकते हैं, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी ट्रिब्यूनल हो। ए के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अलावा बी में सारी ट्रिब्यूनल्स आती हैं, बची हुई जितनी भी आप बना सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 323A, 323B कुछ इसमें डिफरेंस है। 3 एस्पेक्ट पे डिफरेंस है। वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्री के लिए जानना ही डिफरेंस। जो आर्टिकल 323B है ये क्या बोलता है, एस्टेब्लिश ए ट्रिब्यूनल फॉर ए पब्लिक सर्विस मैटर ओनली पब्लिक सर्विस मैटर। पब्लिक सर्विस मैटर क्या हो गया, आप IAS ऑफिसर हो, एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक IAS ऑफिसर हो, आपको किसी वजह से वहाँ से हटा दिया गया पोस्टिंग से या कोई भी वजह हो, तो आपको कहाँ पे जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हो जो आर्टिकल 323A के अंदर आती हैं। उसमें आप जा सकते हो और पूछ सकते हो क्यों हटा है, केस कर सकते हो। तो ये सर्विस जो मैटर होते हैं उनके लिए है। 322 अदर सब मैटर के लिए, जितने मैटर बचे जो मेंशन अब है, ये सारे मैटर और भी ऐड हो सकते हैं, जैसे NGT सारे मैटर। अब जो 320A है ये स्टेब्लिश ओनली बाय द पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और 323B जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो आपको डिफरेंस है। जो 323A है ओनली 1 ट्रिब्यूनल सेंट्रल बनाती है, बस एक ही ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। अगर कोई स्टेट डिमांड करती है या फिर कोई जॉइंटली 2 स्टेट साथ में डिमांड करते हैं तो उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट बना सकती है। और 1 फॉर द ईच स्टेट, 2 फॉर द मोर स्टेट, तो वो डेवलप कर सकती है। नो क्वेश्चन ऑफ द हायरार्की ऑफ द ट्रिब्यूनल, वेयर एज इन पर कोई हायरार्की नहीं होती, सेंटर के लोगी, स्टेट के लोगी, डिस्ट्रिक्ट के लोगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पर आर्टिकल 323B में जो आती है बहुत सारी ट्रिब्यूनल जो बची हुई सब इसके अंदर आती है, उसमें हायरार्की होती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ऐसे हायरार्की होती है इन ट्रिब्यूनलों में, तो आपको याद रखना है। फिर आता है आर्टिकल 362, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में। इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं ये 262 के अंदर आते हैं, इसकी भी ट्रिब्यूनल्स बनती है। तो इसमें क्या लिखा है, वो आर्टिकल 263 था इंटर स्टेट काउंसिल के लिए। ठीक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एजुकेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इंटर स्टेट रिवर के ऊपर अराइजिंग होता है स्टेट के बीच में, रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल आप बना सकते हो। अब आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होती है। सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आए थे इसके लिए 1985 में, और ओरिजिन हुआ था किस आर्टिकल 263A का, ये आपको पता ही है, क्योंकि ओरिजिन तो यहाँ से हो चुका था 323A से तो हो चुका था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऐड किया गया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आती है और एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। सर्विस का एक पर्सन इज अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विस पोस्ट में हो कनेक्शन विद अफेयर ऑफ यूनियन और स्टेट, तो उसमें जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में बनाया गया, तो 3 टाइप्स की इसमें ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। एक होती है कैट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये होती है। एक होती है सेंट्रल ने और भी बनाया था, कुछ स्टेट ने रिक्वेस्ट की थी हमारे लिए भी बना के दो, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सच स्टेट के लिए भी, एम्प्लॉयज़ की जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी बनाई गई थी। कुछ स्टेट ऐसा बोलते हैं कि हम 2 स्टेट है, जैसे पंजाब हरियाणा, हमारे लिए एक ट्रिब्यूनल बना दो, तो उनके लिए जेट बनाई जाती है, जट बनाई जाती है, जट यानी कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई जाती हैं। पर बनाता कौन है? वो पार्लियामेंट ही बनाता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, देखो इसमें लिखा है ना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, तो ये आपको याद रखना है। जो आपकी ये होती है ट्रिब्यूनल्स होती हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए होती है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, कस्टम एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गई, एनजीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, ये सारी ट्रिब्यूनल्स होती हैं अमंग दैम। तो ये सारी ट्रिब्यूनल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो सर्विस मैटर के लिए होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज जो होते हैं, यूनियन टेरेटरी हो, लोकल हो, गवर्नमेंट हो, कंट्रोल, मतलब सब चीज़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होते हैं। जो कैट को सेटअप किया गया था मैंने आपको बताया, जैसे एक्ट लेके आए थे 1985 में, इसको सेटअप किया गया था। 15 इसके रेगुलर बेंचेस हैं, 15 इसकी ऑपरेटिंग बेंचेस हैं, जगह जगह पे हाई कोर्ट के साथ उनको किया हुआ है। 2 रिमेन जम्मू कश्मीर लखनऊ में, मतलब ऐसे ऐसे हर सिटी में बना रखी हैं। इसमें सर्किट सिस्टम होता है, हाई कोर्ट के साथ होती हैं, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन, मेंबर होते हैं, ये आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है। बोथ आर जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम के इसमें मेंबर्स होते हैं। जुडिशरी के भी हो सकते हैं जो रिटायर्ड जज होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका नॉलेज हो उनको भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये कुछ इसकी चीज़ें होती हैं, कुछ डिवीजन बेंच होती हैं कंसर्न विद द हाई कोर्ट, तो ये आपको याद रखना है बस। अब आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बना के दी है, मतलब जो स्टेट बना सकती है, 323B कहते हैं, एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो ट्रिब्यूनल बना सकती है टैक्स वाले मैटर के लिए, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जितने भी मैटर हैं उन सब के लिए बना सकती है, ऐसा प्रावधान दिया गया है। कनेक्शन विद द लैंड रिफॉर्म कवर आर्टिकल, मतलब ये सारी चीज़ खत्म हो गया 31A। वाटर डिस्प्यूट के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट कैन इनेक्ट द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो एक्ट 1956 में बना सकती है, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई है। तो ये सारी ट्रिब्यूनल्स हैं, बस आपको एक डिफरेंस जो मैंने ऊपर बताया वो डिफरेंस मत भूलना बस, कह के भी। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाई है, ये भी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल भी किसने एक्ट 2007 में इस्टेब्लिश की गई है मिलिट्री ट्रिब्यूनल के लिए। तो दोनों बना सकते हैं ना, पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट भी, स्टेट अपने लॉ के बना सकता है और पार्लियामेंट, इन सब चीज़ सारी बना ही रहा है। वाटर डिस्प्यूट हो गई, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हो गई, प्रिंसिपल बेंच इसकी देखो, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की जो है वो प्रिंसिपल है दिल्ली में और जगह जगह पे भी बेंच है इसकी। तो ये मत पढ़ना कौन कौन से, दोनों मेंबर होते हैं, जुडिशियल मेंबर ही के सारे मेंबर होते हैं। तो ये सारी होगी जुडिशियल मेंबर जो होता है, रिटायर हाई कोर्ट जज, जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसको 1995 में मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आए थे और इसका गठन किया गया था। नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई थी, फिर जाके आगे चलता गया 2010 में एनजीटी का गठन किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी। ये जो होती है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं, और आपको ऊपर भी याद रखना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना वो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है, इनका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, PNJ, मैंने ऐसे याद किया हुआ। सारी ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं। ये सिविल कोर्ट जो प्रोसीजर होता है 1907 उसको फॉलो नहीं करती हैं। आप पूछोगे ये क्या है, जैसे आप सिविल केसेस होता है ना उसको सुनने का एक क्राइटेरिया होता है, फॉर्मेट होता है, मैनुअल होता है, ठीक है, जो कोर्ट सुनती है उस मैनुअल के हिसाब से चीज़ें देखती है कोर्ट, पर इनके लिए कोई नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करती है। और इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिसमें एनजीटी है, इंडिया तीसरी कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जितने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जितने भी एक्ट है सबको ये फॉलो करती है, एक्सेप्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 2006, इन सबको छोड़ के सब चीज़ों को ही चेक करते हैं, सब चीज़ों को भी काम करती है। तो आपको याद रखना है, इसको कोई भी काम करना हो, डिस्पोज करना हो केस 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करना होता है केस। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में बैठती है और भी इसकी
बेंचेस हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में, तो इसलिए बनाया जाता है। फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आती है, सेक्शन 352 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इसको गठन किया गया। बिल्कुल हमें कुछ याद नहीं रखना है। देखो इस 1000 ट्रिब्यूनल्स हैं, कहाँ तक याद रखो, 1000 तो नहीं है, बहुत ट्रिब्यूनल्स है। देखो फिर रेलवे ये है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, सेबी वेबी देखता है, हाईवे के लिए है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, कॉम्पिटिटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल है, नेशनल लॉ के अंदर आती है। तो मतलब ये सारी ट्रिब्यूनल्स हैं। अब जो मेन चीज़ आती है कि ट्रिब्यूनल्स का डिफरेंस क्या होता है ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट के बीच में, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो कोर्ट हो गई, इधर तो ये कोर्ट हो गई, इधर ये कोर्ट हो गई आपकी, उधर ट्रिब्यूनल्स हो गई। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। कोर्ट ऑफ द लॉ पार्ट ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, जैसा आपको पता ही है जुडिशरी सिस्टम के पार्ट है। जो जुडिशरी हमारी तीसरा स्ट्रक्चर है आपके डेमोक्रेसी का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो एजेंसियाँ क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूटरी, मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस से बनाया जाता है, मतलब एक्ट में चेंज करके बनाया जाता है। इनके पास भी जुडिशरी पावर इनको भी दी जाती है। सिविल कोर्ट हैव द जुडिशरी पावर सूटेड टू सिविल नेचर, अनलेस, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, अनलेस कॉग्निजाइंस, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब आपको पता ही है सिविल कोर्ट के बारे में। ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि सिविल पावर इसको भी दी गई है। ट्रिब्यूनल इज ए पावर टू ट्राई ए केस स्पेशल मैटर विच आर कन्फर्म टू द स्टेटरी, मतलब जो भी मैटर उनको दिया गया है, जैसे एनजीटी को इन्वायरमेंट का, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स का, तो उनके हिसाब से जो दी गई है उनके पास पावर होती है। जज जो होते हैं इसके ऑर्डिनरी कोर्ट के लॉ के हिसाब से बनते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जुडिशरी जैसे हमारी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि जुडिशरी तो अलग रहनी चाहिए ना, तभी तो जज को अपॉइंटेड करते हैं। अभी तो कोलिजन सिस्टम डेवलप हुआ है ना, थर्ड जज केस 1908 जो 1998 पढ़ा होगा आपने, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। पर ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होते हैं, क्योंकि यही इनको बनाते हैं, पार्लियामेंट ही बनाती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये एक इसका ड्रॉबैक मान सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था कोर्ट का, जो भी ट्रेन जिसे लॉ की ट्रेनिंग मिलती है, जो एडवोकेट होते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए कुछ एक्सपर्ट भी रखे जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है ना। जज कोर्ट का मज भी मतलब इम्पार्टियल रहेगा, वो नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें क्या होगा, मे बी पार्टी डिस्प्यूटेड डिसाइडेड, मतलब पार्टी भी डिस्प्यूट डिसाइड कर सकती है, आप बैठ के फैसला कर लो, ट्रिब्यूनल फिर ट्रिब्यूनल फैसला सुना देगी। रूल ऑफ एविडेंस प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करती हैं। नेचर ऑफ द जस्टिस बोल दो या नेचुरल जस्टिस बोल दो इसको। जो कोर्ट कैन बी डिसाइडेड ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑन द एविडेंस, उस पर डिसाइड करती है कोर्ट, भाई सबूत लाओ। और यहाँ पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइडेड द क्वेश्चन टेकिंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट पॉलिसी, क्या क्या चीज़ सब्जेक्टिव रेदर देन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पे बिलीव करते हैं रेदर देन ऑब्जेक्टिव। कोर्ट लो जो होती है ये मतलब कि लेजिस्लेशन डिसाइडेड के अंदर लेजिस्लेशन ये नहीं कर सकती कि मतलब आप देखें कोर्ट ने क्या करते हैं, ये आपने गलत रूल लेके आए उसको ठीक करो, ये करो, पर ये कोई ऐसा रूल डिसाइडेड नहीं कर सकती। तो ये तो आपको सब पता ही है। दूसरा आता है डेंगू। फिरोजाबाद में बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है डेंगू की वजह से यूपी के अंदर। अब डेंगू हो क्या, ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है, ट्रॉपिकल एरिया में होती है। कॉज बाय द डेंगू एक वायरस होता है, इसका आपका जीनिस आपकी फेल्वी वायरस करके नाम है, ट्रांसमिट होता है सेवरल स्पीसीज। और जो मॉस्किटो कौन सा है, वो एडीज मॉस्किटो है। एडीज मॉस्किटो, प्रिंसिपल इसका एडीज मॉस्किटो आपको याद रखना है। यही मॉस्किटो चिकनगुनिया और यही मॉस्किटो जिका वायरस के लिए है। आपको एक होमवर्क देता हूँ, 2-3 बार बताया भी है। डेंगू, चिकनगुनिया और जिका वायरस और मलेरिया, इसमें से आपको बताना है किसकी वैक्सीन उपलब्ध है, किसकी वैक्सीन नहीं है। तीनों की, चारों को देखकर, डेंगू, चिकनगुनिया और आपका जिका और मलेरिया, इसमें से आपको बताना है किसकी वैक्सीन उपलब्ध है और किसकी वैक्सीन नहीं है। तो ये चीज़ होती है सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है। D1, D2, D3 ऐसे ग्रुप में बांटा गया है डेंगू को। तो ये कुछ इसके अंदर चीज़ है। सिम्टम्स वही बुखार, जुकाम, खांसी, जुकाम आना और मसल्स में पेन रहना, एक्सेट्रा लिखा है तो नहीं याद रखने हैं, ठीक है। डायग्नोस कैसे करते हैं ट्रीटमेंट को, मतलब कि इन्फेक्टेड इन द डन बाय ब्लड टेस्ट से आपको पता लगा सकते हैं। कोई और इसकी नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द इन्फेक्शन। देखो डेंगू की तो आपको पता लग गया, इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। बुखार आएगा बुखार की दवाई दे देंगे, खांसी होगी खांसी की दवाई पकड़ा देंगे, मल्टीविटामिन का है तो विटामिन दे देंगे। तो ऐसे इसका काम चलता है, जैसे आजकल तारीख में कोविड का चल रहा है। पर अब वैक्सीन तो लग रही है आपको। अब स्टेटस क्या है डेंगू का, जो स्टेटस है डेंगू का, मतलब वर्ल्ड में रिसेंटली जो इसके केसेस है, इंसिडेंटली जो केसेस है इसके डिकेड में, वो बढ़े भी हैं घटे भी हैं। WHO क्या बोलता है कि 39 करोड़ डेंगू जो वायरस इन्फेक्टेड पर ईयर। देखो इतने लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं हर साल, और जिसमें से 9 करोड़ लोगों में सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोगों में सिम्टम्स भी शो नहीं होते। तो ये भी एक तरह से कोरोना ही मानो। इंडिया रजिस्टर्ड एज 1 लाख केस। देखो 2018 में इंडिया में 1 लाख केस रजिस्टर्ड हुए थे, 2019 में 1.5 केस हुए थे। और तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए प्रोग्राम ला दिया है गवर्नमेंट, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये आपका नहीं है, ये आपके किसके ज़माने का है, ये आपके कांग्रेस के ज़माने का है। इसमें 6 वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को ठीक करने की बात की जाती है कि इनके स्टेटस ठीक करेंगे। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ,
आपको ये लाइम्फेटिक करके है, काला अज़हर है, जापानीज़ इंसेप्टिलिस है, चिकनगुनिया है। 6 याद रखना इसके अंदर ये कौन कौन से हैं। मलेरिया, डेंगू, आपको जो याद आ रहे हैं पहले सुनो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया 3 मैंने ऊपर बताई दिया आपको। जापानीज़, इसे JE बोलते हैं, जापानीज़ इंसेप्टिलिस, और आपको काला अज़हर और आपको लैम्फेटिक। ये 6 के अंदर ये मिशन काम करता है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ वाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ डेंगू और मलेरिया के अंदर। देखो डेंगू क्या है, वो ट्रांसमिट होता है एडीज़ जो मैंने आपको बताया, और ये होता है एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल होती है और ये मेल वर्जन है उसका, शायद ये भी फीमेल वर्जन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इन दोनों के अंतर, ये इनके अंदर दोनों के अंदर अंतर है। मोस्टली जो होता है ये एनोफिलिस जो है रात में काटता है, एक्टिव दूरिंग रात के टाइम रहता है, पर ये वाला मॉस्किटो दिन के टाइम पे अंदर रहता है। डेंगू का डे से याद रखो, डेंगू का दिन में, और डी से एंडीज, डी आ रहा है ना एडीज करके, सॉरी एंडीज बोल रहा हूँ, एडीज आ रहा है ना, तो इसमें भी डी आ रहा है, तो डी डेंगू डे और एडीज ये एक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है, फीमेल है ये मलेरिया है, तो मलेरिया में क्या है, फीमेल है, फीमेल से एनोफिलिस है, एनो एम की फीलिंग आ रही है, एनएम की फीलिंग आ रही है, और नाइट टाइम में एक्टिव रहता है। तो आपको ये भी रखना है, देखो एनोफिलिस नाइट टाइम और मलेरिया MNN, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। देखो याद आपको कैसे भी रखना है, पर याद रखना है। डेंगू इज़ द मतलब कि मोस्ट जो वाइडली ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में ये होता है, जो अफ्रीका के नेशन है इन सारे में, या मेडिटेरियन से। ये मलेरिया होता है अफेक्टेड मैनी रीजन, ये लैटिन अमेरिका, एशिया में, ठंडे इलाकों में चला जाता है, मिडिल ईस्ट में, तो ये कहीं भी फैल सकता है। बट डेंगू जो होता है वो मोस्टली आपका ट्रॉपिकल एरिया में साइड में होता है। ठीक है ना, जो पीरियड होते हैं मतलब कि 3 to 14 डेज आफ्टर बीइंग द बीटन, मतलब मॉस्किटो, मतलब 3 से 14 दिन के अंदर आपको पता लग जाता है। जैसे कोविड है 14 दिन तक पता लगता है, तो ये भी 14 दिन तक पता लग जाता है। पर मलेरिया में क्या है, इसको 15 डेज बाद आपको बीटन जो मॉस्किटो होगा पता लगेगा कि हाँ मुझे मॉस्किटो काटा था। एडीज जो मॉस्किटो होता है इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू डिसीज, ये ओनली मोड है जो ट्रांसमिट करता है, पर इसमें तो और भी है, मॉस्किटो वेक्टर, इन्फेक्टेड निडल्स और ट्रांसफ्यूजन, इससे भी ये फैल सकता है। आपका सिम्टम्स है, देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है ये हम उनको याद नहीं रखने की। बर्निंग ऑफ आइस, जलन होगी, लॉस ऑफ ये होगा, ब्लीडिंग गम में होगा, फीवर हो रहा हो, चिल्ली, वोमिटिंग आएगी, ड्राई कफ होगा, आपको स्वेटिंग होगी, और ये सब चीज़ इसमें हो सकती हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। पर ये क्लोरोक्विन मतलब जो भी अभी दे रहे थे, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये सब मलेरिया की वैक्सीन थी जो आपको खिलाई जा रही थी अभी कोविड में, तो ये वैक्सीन है, पर इसके लिए डिफरेंट कोई वैक्सीन नहीं है। तो डेंगू क्या है, वो डेंजर है, डेंजर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। डे टाइम में होता है डेंगू होता है, और एडीज मॉस्किटोस होता है, तो डे टाइम में होता है, डे फॉर डेंजर, डेंजर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन इसके लिए भी अवेलेबल नहीं है, पर इसमें दी ही जाती है, बहुत सारी ऐसी हैं, ये दी जाती हैं। ये याद रखना। डेंगू इज़ द फीवर जो प्रोग्रेस हुआ है कि मतलब कि ये हीमोग्राफिक जो फिगर है, मतलब ये सब इसमें लाइफ थ्रेटनिंग है, मर भी सकते हैं। इसमें किडनी फेलियर, लीवर फंक्शन, ये सब खराब हो सकते हैं आपके अगर मलेरिया हुआ है। डेंगू को डायग्नोस किया जाता है, एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और इसको डायग्नोस किया जाता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बता दी, शॉर्ट ट्रिक बताई याद करने के लिए। अब ये देखो 6 जो हैं, अब हम पढ़ेंगे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज जो कंट्रोल प्रोग्राम है। मलेरिया के लिए हो गया, काला अज़हर के लिए हो गया, फिर आपको मैंने बताया था, नहीं वो जापानीज इंसेप्टिलिस के हो गया, डेंगू के लिए हो गया, और ऊपर जो मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक के लिए हो गया, चिकनगुनिया के लिए हो गया। ये 6 याद रखना, इसमें 6 नहीं दिए गए हैं। इसको 2003-4 में लॉन्च किया गया था कि कंट्रोल करना है बहुत सारी चीज़ों को, देखो सब इसमें दे रखी हैं। मलेरिया के लिए, काला अज़हर के लिए, ये फलेरिया कंट्रोल के लिए, जापानीज इंसेप्टिलिस के लिए, डेंगू के लिए, और चिकनगुनिया के लिए कंट्रोल करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव थे ये सारे, देखो ये आ गए इसमें सब कुछ, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे इसके। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है इसमें। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को मलेरिया 1, आपकी फलेरिया 2, काला अज़हर, जापानीज इंसेप्टिलिस और डेंगू, और ये चिकनगुनिया, देखो 6 इसके अंदर आ गए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सक्लूड जो एक्शन है टूवर्ड्स इनके खिलाफ लेने हैं। ये मलेरिया की जो मोर्टेलिटी रेट है इसको कम करना है, एलिमिनेट करना है काला अज़हर को 2010 तक, और ये जो फलेरिस जो बताया था मैं, लिम्फेटिक जो बताया था 2015 तक करना था। तो इसका ऑब्जेक्टिव पुराना मिशन था, पर आपको याद रख सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। 6 ऑब्जेक्टिव हैं इसके अंदर, तो याद रखना। दूसरी आती है एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा फार्म रिकॉर्ड का। 5.5 करोड़ जो फार्मर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हेल्प ली जाएगी, और 8 करोड़ फार्मर को और इसमें ऐड हो सकते हैं इस साल की अंत तक। तो जो ये 5 करोड़ 5 कैसे ऐड किए, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्कीम हमने चलाई है, प्रधानमंत्री कृषि हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई, सोयल हेल्थ मिशन हो गया, इंश्योरेंस फसल बीमा स्कीम हो गई, इनसे हमने जो डाटा लिया है 5.5 करोड़ फार्मर का डाटा लिया है, जो हमने डाटाबेस में ऐड कर दिया है। तो हम अब स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं कि अपना डाटाबेस तैयार करो, उसमें ऐड करो, और ये बता रहे हैं इस साल के अंत तक 8 करोड़ फार्मर ऐड हो जाएंगे दिसंबर तक, इसमें ये बताया गया है।
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीस्टिक करके एक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पतंजलि, ये सारी कंपनी है, इनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मिले, फार्मर का यूजिंग डाटा और डाटाबेस कर पाएँ और फार्मर को सुविधा दे पाएँ। भाई ये क्या कर रहे हो? फिर वही वाली है कि अडानी अंबानी लेके जा रहे हैं। इसमें नाम नहीं दिया रिलायंस ग्रुप का और अडानी ग्रुप का, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और पतंजलि का नाम दिया। तो यही है सारा डाटा। मतलब अच्छी बात है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, देखो कितना फ़ायदा है डिजिटल चीज़ों से। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर में बैठ के सुन रहे हैं, डिजिटली तो है सब कुछ ये। तो इसका फार्मर डाटा तैयार किया जा रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। नेशनल फार्मर डाटाबेस बनाया जा रहा है, नेशनल फार्मर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये लैंडलेस और टीनेंट फार्मर को इसमें एक्सक्लूड किया गया क्योंकि उनकी लैंड ही नहीं है। तो उससे ये पता लग जाएगा कितने के फार्मर पास लैंड है, कितने फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है। जैसे अभी फॉर्मल वर्कर तो आपको पता है जो काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल के लिए ई श्रम करके ऐप स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड करेंगे। तो ऐसे ही बाद में इनके लिए भी, लैंडलेस के लिए भी लाया जाएगा। तो दोनों को अंतर देखा जाएगा और फिर इनको सबको जोड़ा जाएगा एग्रीस्टेक के साथ। अभी एग्रीस्टेक है क्या कि अरे डाटा तैयार क्यों करते हैं? देखो बेनिफिट मिल पाए ट्रांसफ़र का, सॉइल का, प्लांट हेल्थ, मतलब बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इजी पहुंच पाए, गवर्नमेंट को पता लग पाए किस स्टेट में कहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन है, किस एरिया में किसान का ज़्यादा पेनिट्रेशन है। तो एग्रीस्टेक करके प्रपोज किया गया कि कलेक्शन करेंगे टेक्नोलॉजी डिजिटल डाटाबेस फोकसिंग फार्मर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा किसानों के लिए एंड टू एंड सर्विस देने के लिए, एग्रीकल्चर की फूड वैल्यू चेन को अच्छा करने के लिए। इसमें क्या होगा, मेन लाइन जो है इसमें ये वाली है, अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपका यूआईडी है ना, आधार कार्ड वाला है, तो ऐसे ही एक हर फार्मर को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। एक तरह से फार्मर कार्ड ही दिया जाएगा, ये फार्मर कार्ड है, ठीक है, फार्मर आईडी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये लिंक किया जाएगा आधार के साथ आपके, तो ये भी आपको किया जाएगा। इससे क्या होगी, पर्सनल डिटेल होगी गवर्नमेंट के पास, सारी प्रोफाइल होगी, आपकी लैंड कितनी है आपके पास, तो सारा डाटा गवर्नमेंट के पास आपका होगा। प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट को हेल्प करने में मिलेगी ताकि आपको सुविधा दे पाए। अब नीड क्यों हमें सब चीज़ों की, देखो आप खुद सोचना, इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 80% ऐसे फार्मर जिनके पास लेस देन 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा सरकार ही बोलती है। तो उनको बेटर प्राइस मिल पाए, इंप्रूव कंडीशन दे पाए, डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाए, एनालाइज उनकी सोइल ड्रोन से कर पाए, मॉनिटरिंग करके इनके कैटलों की, इन सब का डाटा तैयार किया जाएगा। पोटेंशियल जो बेनिफिट है जो दिए जाते हैं, मतलब कि पेस्ट कैसे कंट्रोल करना है, क्रॉप वेस्टिंग कैसे रोकनी है, ये सारी चीज़ उनको डिजिटली उनको टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सके। और एक एग्रीनॉमी करके भी एक टर्म आई है, एग्रीनॉमी मतलब एग्री इकोनॉमी, और एग्री एंटरप्रेन्योर भी करके एक टर्म आई है कि एग्री एंटरप्रेन्योर बनाए जाएंगे इन फ्यूचर। कंसर्न्स क्या है, कंसर्न ये है कि आप डाटा तो सब किसानों का ले रहे हो, आपके पास डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन ही नहीं पास हुआ है, अब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल ही नहीं बनाए, तो अब डाटा को सिक्योर कैसे रखा जाएगा, कैसे माना जाएगा। आप जो ये एग्रीस्टेक जो ला रहे हो, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हो। हमारे तो वैसे ही मार्जिनल फार्मर है, आप तो प्राइवेट सेक्टर को हाथ दे रहे हो उनको क्या नाम हैरेस करने के लिए। तो ये भी एक तरह से कॉमर्शलाइजेशन चीज़ों को कर रहे हो। एब्सेंस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपने फार्मिंग बिल में देखा, अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आप एसडीएम कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट पे नहीं जा सकते। इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी वेरिफिकेशन पे, कुछ डाटा में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ डिस्प्यूट अराइजेस होगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ डिस्प्यूट जो सेटलमेंट नहीं है। प्राइवेसी का कंसर्न आता है, जो पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था आर्टिकल 19 के अंदर, उसको मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी न्यूज़ आती है, मोदी सितंबर के मंथ में ब्रिक्स की सबमिट कर लेंगे, एससीओ की शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की लेंगे, क्वाड की सबमिट लेने वाले हैं, और अमेरिका भी घूमने जाने वाले हैं, बाइडेन से मिलने हैं। तो ये सारी न्यूज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड किया। देखो ये इंडिया है, प्यारा भारत है मेरा, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके साइड में ये आपकी तैमूर सी है, यहाँ तस्मानिया सी है, तैमूर ऊपर है, तस्मानिया सी है, यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। मैं याद इसलिए करता हूँ, मुझे याद रहे, मैं बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। ये आपका जापान है, ये आपका है यूएसए है, इधर ये कैलिफोर्निया है, ऊपर आपका ये कनाडा है, फिर ऊपर आपका अलास्का है, ये लैटिन अमेरिका हो जाता है सारा है। तो ये देखो ये क्या है, इंडिया इसमें है, इंडिया से जापान इसमें है, जापान से इसमें ये है क्या नाम यूएस है, और इसमें क्या है ना ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड बन गया, देखो क्वाड बन गया ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो देखो ये बन किस एरिया में रहा है, ये इंडिया का इंडियन ओशियन है इधर सारा, इधर ये पैसिफिक ओशियन है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में डेवलप किया जा रहा है। और मेन जो फोकस है इसका वो इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटजी डेवलप करना है, जो चाइना पकड़ बना रहा है यहाँ पे, तो इसको डेवलप करना है अच्छे से ताकि चारों देश साथ में आए, यही इसका मोटो है।
इसीलिए बनाया गया। तभी चाइना इसको क्वाड को क्या बोलता है, एशिया नाटो बोलता है। एशिया नाटो, एशिया का नाटो है ये, तो तभी इसको चाइना बोलता है। तो ये है 4 नेशन अलाइंस है, इसमें मैंने आपको बताई दी, एस्टेब्लिश 2007 में इसको किया गया था, और इसको मिनी नाटो और एशियन नाटो भी बोला जाता है। 2020 में चाइना यूएस ने इकोनॉमिक इसमें रिव्यू कमीशन बैठी थी और बात की गई थी कि जो एक्टिव कंट्री थी पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश को, इनको भी शायद इसमें ऐड किया, जब आने वाले फ्यूचर में बात की जा रही है। क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क है इसका। इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, देखो इवोल्यूशन मेन चीज़ है। 14 साल पहले बात सोची गई थी हाँ कि ऐसा कुछ बनाया जाएगा चाइना को ऑब्जेक्ट करने, चाइना को मतलब कंट्रोल करने के। 2012 में जो शिंजो आबे थे जापान के जो थे, वो डीसी, उन्हें प्रॉब्लम है, मतलब थोड़े यंग बूढ़े भी हो गए, तो उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दिया। तो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की उन्होंने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान को आगे आके आना चाहिए, उसमें बनाना चाहिए। यूएस को सेफ गार्ड मैरीटाइम कॉमन्स था इंडियन ओशन के लिए। तो ये सारी बात हुई थी, शिंजो आबे ने 2012 में बात की थी ऐसा करेंगे। 2017 में इसको इन्होंने पूरी तरह से पिक्चर दे दी। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने शेप दे दी इसको, और क्वाड डेवलप कर दिया गया स्पेशली फॉर चाइना इन्फ्लुएंस के लिए, जो मैंने आपको बताया मैप से। जो क्वाड है वो सेवरल स्टेप लेता है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक स्टेप लेता है, ठीक है ना। और इसमें मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग्स भी होती हैं। क्वाड की मीटिंग है 2020 में, क्वाड की जो हुई थी, क्वाड कंट्री ने एक्सरसाइज भी की थी, मालाबार एक्सरसाइज, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से। अब ये मालाबार एक्सरसाइज जो होती थी पहले जापान और इंडिया के बीच में होती थी, फिर बाद में यूएस इसमें आ गया, सॉरी इंडिया और यूएस के बीच में होती थी, बाद में जापान आ गया। इसी एक्सरसाइज में बाद में ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दिया गया। तो अब ये 4 कंट्री के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज, 4 कंट्री के बीच में। ये इसलिए की जाती है कि हम वो दिखाते हैं शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपना इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना भी कंट्रोल में रहे। तो ऐसे की जाती है मालाबार एक्सरसाइज। एनुअली ट्रायल लिटरल नेवी एक्सरसाइज थी बिटवीन नेवी, इंडिया, जापान और यूएस, और लिटरली इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। देखो ट्रायल लिटरल थी एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएस के बीच में, बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। तो अब ये एक तरह से क्वाड का ही पार्ट हो गया, 4 कंट्री ऐड होगी। तो मालाबार एक्सरसाइज होती है ट्रायल लिटरल नेवी एक्सरसाइज है। तो हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी वो दिखाते हैं अपनी ताकत कितनी है। तो ये हो गया। अब आता है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट क्या है, देखो अभी मोदी गए नहीं है, इसमें जाएंगे ऐसा बोला है। क्या क्या बात करेंगे, मेनली सारी बात आज वही चल रही है। अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे, उसमें जाएंगे एससीओ में, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें है। जब कोविड-19 पे बात, इशू पे बात करेंगे, पेंडेमिक चल रहा है। रशिया और चाइना की आजकल अफ़गानिस्तान पे क्या मूव लेना है उसकी बात करेंगे, तालिबान का। फिर वाशिंगटन में जाएंगे, वहाँ भी जाके यही बात करेंगे। जापान में जाएंगे, वहाँ भी जाके यही बात करेंगे इस चीज़ पे। क्लाइमेटिकल चेंज पे बात करेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बात करेंगे, वैक्सीन पे बात करेंगे। तो घुमा फिरा के वही बात करेंगे, वही बात चल रही है आजकल। फिर यहाँ पे जाएंगे एससीओ में, तजाकिस्तान में होने वाली है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, फोकस ऑन अफ़गानिस्तान। तो घुमा फिरा के सब अफ़गानिस्तान की इसमें बात चल रही है। अब आता है ब्रिक्स समिट 2021। इंडिया इज सेट टू बी लॉन्च किया, इंडिया ने 2011 ब्रिक्स समिट किया है। और समिट में ये 30th मीटिंग जो है, इंडिया इसको लॉन्च, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। इस बार जो 2021 में ब्रिक्स होने वाली है उसको इंडिया हेड करेगा, ठीक है ना। 2021 में ये 15वीं मीटिंग है, ये आपको याद रखना है, एनिवर्सरी है, ठीक है। ब्रिक्स जो है इसको 2012 में इंडिया ने किया था, 2016 में किया था। ये हर 5 साल में कंट्री पास आती रहती है। जैसे ब्रिक नेशन है, BRICS ऐसे करके नेशन है। ये करेगा एक बार ब्राज़ील, फिर ये करेगा अगले साल, ये करेगा उससे अगले साल, ये करेगा उससे साल, ये करेगा उसके साल, फिर घूम के फिर बी पे आ जाएगी, ऐसे चलता है। तो 2012 में किया, फिर 16 में किया, उसके बाद अब 2021 में 5 साल हो जाएंगे, फिर इंडिया इसको चेयर करेगा, होस्ट करेगा। ये 5 इमर्जिंग कंट्री हैं, इसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये तो मैंने बता ही दिया। और जो ब्रिक्स जो था ये कॉइन किया था जेम्स ओ नाइल करके एक आदमी थे, चेयरमैन थे। ये गोल्डमैन स्टैक के 2008 में इन्होंने बोला था कि ये जो कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं जो आज की, इनको साथ में आ जाना चाहिए और ये ब्रिक्स सबमिट करना चाहिए। जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो वेस्टर्न नेशन USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गई सारी, इनका इन्फ्लुएंस क्रिएट रहता है कहीं ना कहीं कि ये जो WTO पे हो गया, IMF पे हो गया, वर्ल्ड बैंक पे हो गया, ये सब अपना होल्ड बना के रखी हैं। तो हम भी एक ऐसी चीज़ बनाते हैं और इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया था, ठीक है ना। और भी सी चीज़ें बनाई कि हम भी अपना इन्फ्लुएंस बना के साथ मिलकर बात करेंगे, तो इनको बनाया गया था। जो फर्स्ट ब्रिक की सबमिट हुई थी BRIC में हुई थी, पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, 2009 में, और रशिया के अंदर हुई थी। इतना लंबा नाम याद मत रखो, पहली सबमिट जब हुई थी। 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को फॉर्मली ज्वाइन किया गया और ये S भी जुड़ गया, ब्रिक्स बन गया। इसको चेयर 2021 में इंडिया कर रहा है, ये भी आपको याद रखना। 13 जो ब्रिक्स सबमिट हुई थी, मतलब उसमें ये कुछ कॉपरेशन पे बात हुई थी, कंटिन्यूटी, कंसोलिडिटी और कंसेंस पे बात हुई थी, ठीक है ना। अराउंड 3 पिलर के ऊपर बात होने वाली है आजकल। 3 पिलर छोड़ो, आजकल किस पे बात होने वाली है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे बात होगी, मेन तो तालिबान पे ही बात होगी। भैया क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो या
फिर ये प्रायोरिटी जो सेक्टर है वो रिफॉर्म करेगा, मल्टीलेटरल सिस्टम, काउंटर टेररिज्म पे कैसे करेंगे, बस यही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता है, फिर आके अगले महीने हमला हो जाता है। ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च पे, कोऑपरेशन डिजास्टर रिसाइलेंस पे, इनोवेटिव कोऑपरेशन पे, डिजिटल हेल्थ मेडिसिन पे, कल्चर पीपल टू पीपल पे, कितनी सारी बात करोगे भैया। अबाउट ब्रिक्स, ये एक तरह से इनफॉर्मल ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया का, इन सब का ही है। ज्वाइन इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनुअली ये बैठते हैं, बात करते हैं। चेयरमैनशिप ऐसी होती है जैसे मैं बता सकूँ, बी करेगा आर करेगा, ये हो सकती है। और एक कंट्री की देखें तो 42% कंट्री की पॉपुलेशन आती है, 18 और 19 तो इनकी हो जाती है, दो ही देशों की, बचे हुए छोटे छोटे देश हैं, चाइना की और इंडिया की। 18-19 तो इनकी मान लो, आधी आधी दोनों की, 40% तो इन दोनों देशों की है। उसके बाद और देश गिन लो, 2% में सारे आते हैं। 23% पूरी दुनिया की जीडीपी के इसमें बैठता है। 17% वर्ल्ड का ट्रेड यही 5 कंट्री में होता है। ये 5 नेशन मिलकर अकाउंट करते हैं 50% ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमिक कहीं ना ग्रोथ को, और 27% जो वर्ल्ड का एरिया करते हैं। ये आपको याद रख सकते हो, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग जो पावर है वो 13% है इन सारे देशों की मिला के। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर वेट करता है G7 को। देखो मैंने बताया ना, वो G7 नेशन कहाँ कहाँ के हैं, G7 भी गिनवा देता हूँ आज आपको मैं। 2 हैं इसमें नॉर्थ के, कनाडा और आपका कौन सा है दूसरा, USA। उसके बाद इसमें जो एक है जापान, आपका कहाँ से, एशिया से। और बचे हुए जो 4 देश हैं वो आपके कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। उन चारों के नाम आप बताना, मैं तो बता सकता हूँ, 1 मिनट लगेगी। यूके हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका इटली हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया। ये कहाँ के हैं, ये आपके, एक बार देख लेना, सही बताया मैंने, शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, एरर तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मशीन एरर हो सकता है, तो मैं तो ह्यूमन ही हूँ। तो ये सारी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इसकी, इनिशियली 2001 में बात की गई थी, कॉइन किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। आगे चल के इसको फॉर्मेट किया गया, बनाया गया, सब चीज़ की बात की गई। और इसमें जो मीटिंग होती थी, मार्जिनल मतलब डिबेट होती थी, और UN जनरल असेंबली की तरह वो भी एनुअली बैठ के मीटिंग करते थे इनके साथ में। मतलब ये क्या होता था, इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया, जैसे UN की मीटिंग में जाते थे तभी साइड में बैठ के ये कंट्री भी बात कर लेते थे। तो जो फर्स्ट ब्रिक जो टुक हुई थी 2009 में हुई थी, रशियन फेडरेशन ने, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। 11 सदमी इसकी आपकी ब्रासीला में हुई थी, मतलब ब्राज़ील के अंदर हुई थी 2019 में। इसमें ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इनोवेटिव फ्यूचर की थीम रखी गई थी। जो 12वीं समिट हुई थी 2020 में हुई थी, पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात की थी, सिक्योरिटी इनोवेटिव इंडेक्स की बात रशिया में हुई थी। और जो 13वीं है इसकी मीटिंग, वो इंडिया चेयर कर रहा है, वर्चुअली होगी, इंडिया चेयर कर रहा है। तो देख लो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही कॉपरेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी वो डिप्लोमेसी, ये हमारे लिए सारी चीज़ हुई थी। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक कैसे बना। इन्होंने एक मिलकर सबने एक बैंक बनाया कि जो एक डेवलपमेंट बैंक बनाया, शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये 2012 में बना था, जब 4th ब्रिक की समिट हुई थी तब इसको बनाया गया था, ठीक है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, और ये मोबिलाइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रिक्स कंट्री के अंदर। अदर इमर्जिंग इकोनॉमी तो उनको भी लोन देता है, ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं सारी। ड्यूरिंग द 6th जो ब्रिक समिट हुई थी आपकी फोर्टिलिजा में, ये फोर्टिलिजा कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे हुई थी, और इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। इसको फोर्टिलिजा आपको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। NDP स्ट्रेंथनिंग करता है कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन में, और सब देश पैसे देते हैं, सब देश, ये 5 देश है ना मिलकर पैसा देते हैं। फिर ये डेवलपिंग कंट्री को, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया ने लिया हुआ है इससे, तो ये भी है। क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट, इन सब पे पैसा देता है जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे। और NDP जो है फंक्शन करता है, मतलब कंसल्टेटिव मैकेनिज्म पे। ब्रिक्स मेंबर के जो है इसमें ऑल द मेंबर कंट्री हैव इक्वल वोट, यानी कि सबके एक वोट है। ऐसे नहीं है कि IMF की तरह जितने आपके शेयर हैं उसकी वोटिंग होगी, वर्ल्ड बैंक में जितने हैं आपके उसके हिसाब से होंगे, जितना पैसा है आपका उसके हिसाब से। सब में इनमें अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है, सबसे ज़्यादा पैसा उसके ही जमा है। तो इन्होंने सोचा हम अपना अलग बैंक बनाते हैं। तो फोर्टिलिजा डिक्लेरेशन याद रखना कहाँ पे बना था, ये 6th ब्रिक्स समिट में 2000 आपकी नहीं सॉरी ये जो आइडिया आया था 2012 में, मतलब जो हुआ था तब आइडिया आया था इसका मोबिलाइज करना था। 6th समिट जो फोर्टिलिज्म में 2014 में हुई थी तब इसको बनाया गया था। इसको फोर्टिलिज्म डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये क्या क्या काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर करने में, ओनली नॉट ब्रिक्स कंट्री, अदर इमर्जिंग इकोनॉमी जो है डेवलपिंग कंट्री उनको भी पैसा देता है। और सब इसमें जितने भी 5 नेशन है ब्रिक्स के, सबके इक्वल वोट्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है जिसका पैसा उसके ज़्यादा वोट। तो इसमें सारा सिस्टम ये है। दूसरी आती है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। पहले तो उसके नेशन देख लो कौन कौन से हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि कजाकिस्तान जो आपका अफगानिस्तान है से टचिंग कंट्री कितनी है। इसमें 2 कंट्री छोड़ के, एक तो कजाकिस्तान छोड़ के और किर्गिस्तान छोड़ के सारी कंट्री बॉर्डर टच करती हैं तान वाली। किससे? अफगानिस्तान से। देख लेना आप, कर लेना। ईरान भी है उसमें,
ईरान और इंडिया तो आपको पता है ये तो है ही, क्योंकि इंडिया भी टच करता है यहाँ से और चाइना भी टच करता है अफगानिस्तान से। और कौन कौन करता है, उज़्बेकिस्तान करता है आपका, उसके बाद तजाकिस्तान करता है आपका, और यहाँ पे एक तान और है, ये वाला तान और है यहाँ पे, ये भी करता है। कौन सा तान हो जाएगा, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे। तो ये सारे कंट्री हैं, बस कजाकिस्तान और किर्गिस्तान नहीं करते अफ़गानिस्तान से बॉर्डर टच। तो SCO पढ़ेंगे। SCO में क्या है, देखो SCO में क्या है कि दोनों तो के वाले आ गए, रशिया आ गया, उसी से मिला के पढ़ेंगे, देखो उसी से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ये छोड़ दो जो तुर्कमेनिस्तान है, इसको छोड़ के सारे जो अफगानिस्तान से टच करते हैं सारी कंट्रियां हैं। दो और फालतू हैं, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आपको याद रखना है, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। तो ये सारे इसके कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। ये देखो ये रहा, शंघाई कोऑपरेशन के अंदर है, 2001 में इसको बनाया गया था। प्रेसिडेंट जो थे, मतलब जो बनाया गया था स्टार्टिंग में, रशिया, चाइना, आपके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान थे, ठीक है ना। इसमें 8 मेंबर थे, इसको बनाया गया था। अब इसमें जो प्रेजेंटली 8 मेंबर हैं, इंडिया और उसके बाद आपका पाकिस्तान को बाद में ऐड किया गया था। पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 ही थे और इंडिया और पाकिस्तान को बाद में इसमें ऐड किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था, क्योंकि जो चाइना क्या चाहता था, OBR एक चीज़ है ना, OBR वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको बढ़ाना चाहता था। सोचा कि इंडिया को इसमें ऐड कर लूँगा, तब इंडिया मीटिंग करने आया करेगा तो मैं बात किया करूँगा कि हमारा OBR को अपनी कंट्री में लागू करो, ये करो। हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इसके अंदर आती है SCO के अंदर, जो कंपेयर करें। और 3/5 जो आपकी यूरेशिया की कॉन्टिनेंट में, मतलब जोग्राफिकल एक्सपेंशन किया गया, काउंटर करने किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जो नाटो है ना, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस 2005 में दिया गया था और इंडिया पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया था। इसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, तो ये सारा स्ट्रक्चर है इसका, ये पढ़ लेना। इसके अंदर एक रेड्स बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा रेड्स बॉडी है क्या। वो काउंटर टेररिज्म के लिए बॉडी होती है। देखो इसमें स्पेशल वर्किंग ग्रुप भी है, मीटिंग हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ग्रुप भी है, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये नाटो को करने के लिए बनाया था। अब आती है कि नेशनल जो अपॉर्चुनिटी है क्या क्या, इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो रीजनल सिक्योरिटी की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट यूरेशिया तक सिक्योरिटी ग्रुप तक इसके पार्ट है, ठीक है ना। जो हमारा रेड्स है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है, कि टेररिज्म को कम करना है, वो भी इसके अंदर हम बात कर सकते हैं। ये हमारा है कनेक्टिंग टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया की इतनी सारी कंट्रियाँ हैं, उनसे हम कनेक्टिंग कर सकते हैं। आजकल तालिबान, इसमें मीटिंग होने वाली है, तालिबान की बात करेंगे बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है इसके अंदर। तो तालिबान की बात करें, भाई आप क्या कर रहे हो। फिर ये है कि सब इमर्जिंग टाई है, एक बीच में डीलिंग भी कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, जो मैंने बताया। जो स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं उसको लाने के ऊपर बात कर सकता है इंडिया इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारा। और जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इंपॉर्टेंस वो क्या करनी है, सिक्योर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बोला था। S फॉर सिक्योरिटी फॉर आवर सिटीजन, E फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिंग द रीजन, U फॉर आपके यूनाइट आवर पीपल, R फॉर रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, E फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये ना कहीं भी अप्लाई कर देना, सिक्योर याद कर लो इसे, कहीं भी अप्लाई कर देना ये वाली। S फॉर सिक्योरिटी ऑफ द, E फॉर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिंग ऑफ द रीजन, U फॉर यूनाइटेड द पीपल, R फॉर रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी और E फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये भी स्ट्रेटेजी हमको फॉलो वहाँ पे करनी है। दूसरा आता है ये CPI VPI, तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने दुबका दिया है, बस इतनी कटिंग उठाई है। कास्ट सेंसेक्स को चाहते हैं कि कास्ट सेंसेक्स करे गवर्नमेंट। अब मैं बताऊंगा सेंसेक्स क्या होता है, कास्ट सेंसेक्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यूटिलिटी क्या है सेंसेक्स की, उसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपने इससे। जो सेंसेक्स होता है, एंशंट से चलता हूँ पूरा, सेंसेक्स क्या है। ये ऋग्वेदा में भी कहीं ना कहीं सेंसेक्स का नाम था, इसको मेंटेन किया जाता था कि अर्ली ऋग्वेदक में भी कहीं ना कहीं इसका नाम था। 800-600 BC पुरानी ऋग्वेदा में भी कहीं ना कहीं सेंसस के एविडेंस मिलते हैं। फिर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया था, उसमें भी 3 सेंचुरी BC में वहाँ पे भी स्टेट की क्या गिनती की गई थी, पॉलिसी टैक्सेशन लागू करने के लिए, तो पॉपुलेशन का स्टेटिक्स निकाला गया था। फिर जो आपका मुगल के जो किंग थे अकबर, उनके आइन अकबरी में भी कहीं ना कहीं डाटा था, पॉपुलेशन का डाटा, इंडस्ट्री का, वेल्थ का डाटा उसमें भी था, तो उस टाइम पे भी सेंसेक्स था। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया में, जैसे हम आए तो जो फर्स्ट जो कंट्री थी सेंसस किया था इंडिया ने, जो कंक्लूड किया था वो 1830 में किया था। हेनरी वॉल्टर नाम की जो ढाका, मतलब ढाका में थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं
स्टार्ट किया था, कि फर्स्ट टाइम लिया गया था 1831 में। पर वो मतलब कि नॉन आपके सिक्वेंस तरीके से लिया गया था, प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया था। जो सेकंड सेंसेक्स था, फोर्ट जो आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट है, उन्होंने भी वेबसाइट में अपनी मेंशन किया है सेंसेक्स डाटा के बारे में 1836 में। नॉन सिक्वेंस तरीके से लिया जा रहा था, पर कोई सिक्वेंस तरीका ही नहीं था लेने का इस सेंसेक्स को। मैंने आपको बताया 1865 में 72 में बिल्कुल नॉन सिक्वेंस तरीके से लिया गया। फिर 72 आया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब सिक्वेंस करना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ प्रॉपर तरीके से लिया जा रहा है एक तरीके से। तो फर्स्ट जो पॉपुलेशन ढंग से काउंट की गई, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं, तो जब ब्रिटिश आपके वाइसरॉय लॉर्ड मायो थे उनके टाइम पे की गई, पर अभी भी ढंग से नहीं हुआ। जो पहली बार डाटा ढंग से लिया गया वो लिया गया फर्स्ट टाइम 1881 में, 1881 में। तभी हमारा 2001 में, 991 में, 2011 में, 2021 में, तब से ये एक एक चलता हुआ आ रहा है। तो आपके WC आपको पब्लिक डन करके थे, उन्होंने सेंसेक्स कमिश्नर थे इंडिया के, उन्होंने लिया प्रॉपर तरीके से 1881 में। उससे पहले लिया गया पर इनफॉर्मल तरीके से 72 में लिया गया, बहुत बार लिया गया इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से 1881 में लिया गया। अब इसको लेता कौन है, कंडक्ट कौन कराता है, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कंडक्ट कौन कराता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफिस बनाया गया, इंडिया में कमिश्नर डेवलप किए गए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। जो पहला सेंसस लिया आज़ादी के बाद में 1951 में लिया, जो सेंसस लिया गया। जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 में लिया गया, आपको पता ही है। नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना था, कोविड चल रहा है, घर जाऊंगा तो कोविड फैलाऊंगा, तो इसकी वजह से इस पर थोड़ी रोक लग गई है। 2021 में होना था जो पब्लिश होना डाटा, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है, अब तक पब्लिश नहीं हुआ है, पढ़ने के लिए कम है, नहीं वरना पूरा सेंसस पढ़ना पड़ता, पूरा डाटा एक और बढ़ जाती कॉपी। विजन और छाप देता है एक कॉपी सेंसस के लिए, बजट की आती है, इकोनॉमिक सर्वे की आती है, सेंसस की कॉपी और आती है, वो पढ़ते हो तुम बैठ के। तो सेंसेक्स 2000 में लेटेस्ट सेंसस जो अभी तक चल रहा है ये 15वां सेंसेक्स है, और जो होने वाला था ये 16वां होने वाला था। तो आपको याद रखना है 7वां इंडिपेंडेंस है और उससे देखोगे तो 15वां है। अगर 1872 से काउंट करोगे तब तक 15वां सेंसस है, और आज़ादी से काउंट करोगे तो 7वां सेंसस है। ये कंडक्ट किया जाता है 2 फेस में कंडक्ट किया जाता है। हाउस लिस्टिंग की जाती है, हाउस सेंसस लिया जाता है, पॉपुलेशन को गिना जाता है कि न्यूमरेशन किया जाता है कितनी कितनी पॉपुलेशन है। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि ईच इस हाउस घर जाके पूछते हैं कितने मेंबर हैं, फॉर्म फिलअप करो, ये बताओ वो बताओ। इस डाटा को सारे को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ली जाती है मतलब, और डाटा को इसको पब्लिश नहीं किया जाता, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको सेंसस का जो डाटा है उसको पब्लिश नहीं किया जाता, ये भी याद रखो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा प्रोसेस सेंटर में दिया जाता है, 15 पूरा डाटा संभाल के रखा जाता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस करेक्टर मतलब कि रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर तैयार किए गए, मतलब उसकी तरीके से लिया जाता है, पूरा सेंसस कराया जाता है। फिर आता है सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस। ये क्या है, चलो ये नहीं पढ़ाता, पहले मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा 2021 होने वाला था उसमें कुछ लेटेस्ट थिंग होने वाली थी। जो डाटा लिया जाएगा, फर्स्ट टाइम जो डाटा लिया जा रहा है वो डिजिटली लिया जाएगा, वो मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे, वो कॉपी पेन रजिस्टर लेके नहीं जाएंगे, आप मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे। ये जो पहले क्या होता था, इससे पहले वो ऑफलाइन मोड में लिया जाता था, पर ये भी ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब पूरे डाटा पूरा एक ऐप तैयार होगा, उसमें पूरा डाटा लेंगे। कि पहले क्या होता था, पहले अलग तरीके से सोचे तो डाटा ईजिली होगा उसको, मतलब डाटा को मतलब देखना। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, आप अपने बस प्रूफ दे सकते हो कि ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हो कि हाँ मैं हूँ, ये वो है। जो डाटा कलेक्ट होगा वो मतलब हिज और फ़ोन, आप भी अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, अथॉरिटी आपको भी देगी परमिशन, ये भी कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज में लिया जाएगा सेंसस ये, ठीक है। मैनेजमेंट पोर्टल पे ऑल द सेंसस रिलेटेड एक्टिविटीज़। 2021 का जो सेंसस है नॉट कलेक्टिंग द कास्ट डाटा, ये कास्ट डाटा नहीं ले रहे हैं 2021 वाला। तभी तो सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं कास्ट वाला डाटा लो, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट डाटा लो, तभी सारी पार्टियां चिल्ला रही है। जो हेडेड बाय होगा पर्सन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इस बार ऐड किया गया है। फर्स्ट टाइम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, इनके मेंबर हैं, उनका डाटा भी कलेक्ट होगा। तो आपने क्या पढ़ा, 2021 फर्स्ट टाइम डिजिटली ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की, मल्टीपल लैंग्वेज में लिया जाएगा। 2021 वाला कास्ट डाटा नहीं कर रहा है साथ में, और ट्रांसजेंडर का पहली बार और उनकी कम्युनिटी के मेंबर को पहली बार इसमें ऐड किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस क्या होता है। इंपॉर्टेंट ये है, सारी पार्टियाँ चिल्ला रही हैं ये लो, ये पहली बार कंडक्ट किया गया था 1931 में कंडक्ट किया गया था। ये क्या करता है कि एवरी फैमिली, रूरल और अर्बन में दोनों में किया जाता है, पूछा जाता है कि इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ठीक है। अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए, उनके से कंट्रीब्यूशन करें। डिफाइन करता है कि पुअर का स्टेटस क्या है, मतलब उनका स्टेटस क्या है।
एवरी पर्सन से आके पूछते हैं स्पेसिफिक कास्ट क्या है आपकी, आपके कितना कमाते हो, कितना खा लेते हो, क्या कास्ट ग्रुप है, इकोनॉमिकली आपकी वर्स्ट कंडीशन कैसी है, बेटर कैसी है, सब चीज़ पूछते हैं। इसमें नाम में ही आ गया ना, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, मतलब उसकी इकोनॉमी के हिसाब से उसकी कम्युनिटी देखते हैं कि ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, ये इतने गरीब हैं, तो ऐसे पूरा सेंसस लिया जाता है। अब वो क्यों लिया जाता है? वो लिया जाता है जैसे गवर्नमेंट को स्कीम देनी है, आयुष्मान भारत है, जिनका नाम 2011 के सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस में उन्हीं का कार्ड बन सकता है आयुष्मान भारत का, और किसी का नहीं बन सकता। जो गवर्नमेंट ऐड करेगी, अपडेट करेगी, जैसे 2011 की लिस्ट को 2016 में अपडेट किया गया था, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस को, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम दे रही है उनको, तो यही डाटा का काम होता है। अलाउ द मैपिंग इनइक्वालिटी एंड बॉर्डरिंग द लेबल, तो यही डाटा का काम होता है। डिफरेंस क्या है? जो सेंसेक्स है ये प्रायोरिटी, मतलब इसे पूरी पॉपुलेशन काउंट होती है। सोशल इकोनॉमी में क्या आइडेंटिफाई करते हैं? बेनिफिशियरी टू द स्टेट सपोर्ट, किस किस को सपोर्ट करना है। जो सेंसेक्स डाटा फॉलो करता है सेंसेक्स एक्ट 1948 के, सारा डाटा इस एक्ट के अंदर लिया जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता। अकॉर्डिंग टू सोशल इकोनॉमिकल जो वेबसाइट होती है, इसमें ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आप भी चेक कर सकते हो। सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस ऑनलाइन देखो, अपने गूगल पे खोल लेना, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाता। और भी मैं नीचे आपको बता ही रहा हूँ, देखो ये रहा जो पिक्चर है, इसमें इंडियन पॉपुलेशन होती है, इसमें टूल होता है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, इसको सेंसेक्स एक्ट 1948 से लिया जाता है ऑल डाटा, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ऑल द पर्सन इन्फॉर्मेशन गिव टू, मतलब एसएससी ओपन यूज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट द बेनिफिट देने के लिए, तो ये डाटा इसका सारा बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब आप भी खोल सकते हो सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस डालना, उस लिस्ट में चेक कर लेना आपका भी नाम है क्या। ये हो गया। दूसरी आती है व्हाट एन आइडिया। सर जी व्हाट एन आइडिया, आइडिया बताता हूँ क्या है। ये एक गांव है, सुकित विलेज है, बिहार के अंदर ये एक गांव है। ये क्या करते हैं, 20 केजी डेली जो गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, जो डंग केक होता है, डंग केक को ये एक एनजीओ को, वहाँ पे एक एनजीओ वर्क करता है, उसको दे के आते हैं। वो एनजीओ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी सिलेंडर की फिल कराते हैं। अब वो उस वेस्ट का क्या करते हैं, हर जो लेडी 20 केजी उन्हें क्या देगी, हर दिन उन्हें क्या देगी, जो गोबर होगा, गोबर बोलते हैं या डंक केक बोल दो, वो देगा डेली, उनको देगा, डंक बोल दो, डेली उनको 20 केजी देगा, तो हर 2 मंथ में उसको उसका एलपीजी सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाएगा। अब भाई ये लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? भाई वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उनका वो कई रुपए में बिकता है, तो इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ, क्लीन एनर्जी का फ़ायदा हुआ, डिसीज़ कम हुई। डिसीज़ क्यों कम हुई? आप खुद देखो ना, वो घर में चूल्हा जलाएगी औरत, वो अस्थमा होगा, ये सारी बीमारियां होंगी देखो उसके लिए। ये इसमें लिखा है स्टोव जलाएंगी, वुड क्रॉप वेस्ट का यूज़ करेंगी, काउ डंग का यूज़ करेंगी, तो उसको मतलब कि स्मोक की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथलेस में प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी सारी ब्रीथ ट्रबल हो सकती है। इवन वो बोलती है मेरे तो है ही, मेरी बेटी भी है लाल्लो देवी, उसके मेरी डॉटर है, डॉटर इन लॉ है लाल्लो देवी, उसको भी परेशानी हो गई है। तब से हमें ये वाला, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम के अंदर एलपी सिलेंडर तो मिल गया, पर 900 रुपये में अब कौन भरवाए? पहले तो आपने 200 रुपये में दे दिया, अब उसे 900 रुपये में कौन भरवाए? तो इन्होंने बोला कि हमने जो हमारा जो गांव में एक मॉडल फॉलो होता है, हमें क्या होता है, हमें वहाँ पे 20 केजी डेली वहाँ पे गोबर दे के आना होता है, और हम कंटिन्यू देंगे, हर 2 महीने हमारा एक सिलेंडर फिल करवा के वो दे देते हैं, तो हमारा कितना फ़ायदा है। तो डिसीज़ कम हुई, इससे डिसीज़ कम हुई, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिला, क्योंकि आसपास में जब वो इतना सारा वर्मी कंपोस्ट डेवलप कर रहे हैं, खरीदेगा कौन? किसान खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है फर्टिलाइजर से, यूरिया से, क्योंकि उनके पास, लोगों के पास 2-2 जानवर हैं, तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए, वो ऑर्गेनिक कैसे बनाए? तो इनसे वो खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, अच्छा उससे पैदावार होती है, खेत भी मतलब जो आपकी जो सेलिनिटी है, एसिडिक हो जाएगा खेत, वो भी नहीं होता, खेती भी अच्छी होती है, तो उनका वो खाद बिकता है। क्लीन इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि ये इस बहाने सिलेंडर इनका भर रहा है, तो गाय भी पालेंगी, दूध भी वो गाय देंगी, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जो कैटल की रियरिंग है, कैटल की रियरिंग बढ़ रही है, देखो कितना फ़ायदा है। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो ये भी मैं भी सोच रहा हूँ कर लूँ ये काम तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, होते रहना चाहिए। दूसरा आता है आपको मंदा बफेलो, यूनिक ब्रीड टैग। मंदा बफेलो है एक यूनिक ब्रीड टैग, इसको दिया गया है, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है, उसने इसको टैग दिया है, मंदा बफेलो। ये कहाँ फाउंड होती है? ईस्टर्न घाट जो है आपके कोरापुट जो रीजन है उड़ीसा में, वहाँ पे फाउंड होती है, बफेलो है, फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो आपको याद रखना। ये फेमस क्या है, इसमें जो फूड एंड माउथ डिसीज़ आती है, एफएनडी बोलते हैं, सॉरी एफएनडी डिसीज, इसमें डिसीज़ नहीं होती, पैरासाइट इन्फेक्शन इसमें रेसिस्टेड है। ये इवन लेस प्रोनी टू द डिसीज है। ये मतलब बहुत ही मॉडरेट
किस्म की बफेलो है, इसको घर में पालना आपको चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है इसको किया गया एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा कोलैबोरेट किया उड़ीसा यूनिवर्सिटी के साथ, और इस ब्रीड को मतलब चेक किया गया। ये पूरी ब्रीड एफिलेटेड टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मेड द एक्सेस टू रिकॉग्नाइज टू द इंडिजीनियस एंड यूनिक ब्रीड। ये यूनिक और इंडिजीनियस ब्रीड है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लाइव स्टॉक स्टेटस इन इंडिया। 2000 इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसेक्स को रिलीज किया गया था 2019 में। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी एक तरह का सेंसेक्स है। ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पता नहीं क्या गिरा दिया, आंटी ने गिराती रहती हैं, खाना बनाने आती हैं, बर्तन भी गिराती रहती हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताऊँगा इसमें आपको एक ऐप बताऊँगा, मतलब कि इंडी गुड़ करके एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, ये क्या चीज़ है, इंडी गुड़ क्या बनाया है। लास्ट में जीएसटी काउंसिल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द एनएमपी, उसके प्रॉप्स एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत हमें नहीं है। चाइना अफगानिस्तान फिर आ गया है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, चाइना का क्या फ़ायदा है। फिर सेंट्रल ब्रेक द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो सेंट्रल ब्रेक कर रहा है, फार्मिंग लॉ लेके आया, वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एक्ट को बनाया जो एग्रीकल्चर वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो यू आर ब्रेकिंग द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज़ बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि ये 1 घंटे कंटिन्यू हो गया बोलते लगभग, तो एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं ये अपलोड कर दूंगा। हम पढ़ेंगे अपना लाइव स्टॉक स्टेटस इन इंडिया, सारी चीज़ उसके अंदर पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। अगर वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। इससे एक मुझे मतलब वो निष्ठ क्या बोलते हैं एक अंदर से बनाने की ये मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।